Hello friends, my name is Siddharth and today we are studying nervous system. So before starting, let me tell you that this is yet another very important and enormously important topic. ये बहुत ही important topic है हमारे PSC मेंस पेपर नंबर 3 के लिए. इससे भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं 3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए और 15 मार्क्स के लिए भी एक क्वेश्चन बनना है. इसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. सो नाउ नर्वस सिस्टम, इसे हम हिंदी में तंत्रिका यंत्र भी कहते हैं एंड इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल. नाउ व्हाट डज इट डू? नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? तो इसका जो सबसे जनरल और सबसे बेसिक फंक्शन है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल. व्हाट डज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन? हिंदी में हम इसे नियंत्रण और समन्वय भी कह सकते हैं. And they operate through a very specific kind of cell which is also known as the functional unit of nervous system called neuron. Neuron को हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं. And how does neuron work? They detect, receive and transmit different kind of stimuli. So this is how तंत्रिका कोशिका काम करती हैं. वो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिला के टिश्यू बनाती हैं जिसे हम तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं. एंड What does they do? They detect, वो डिटेक्ट करती हैं, रिसीव और ट्रांसमिट करती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी. अपार्ट फ्रॉम नर्वस सिस्टम, endocrine system is also responsible for the control and coordination process in human body. We will deal with it also, but in some other lecture, in some separate lecture. So when we study nervous system, we study basically 3 parts of nervous system. The first one is central nervous system, the second one is peripheral nervous system and the third one is autonomic nervous system. तो जो central nervous system होता है हम उसमें 2 parts पढ़ते हैं जो कि है brain और spinal cord. Peripheral nervous system basically एक network of nerves है और इसे भी हम आज अच्छे से देखेंगे. इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके भी 2 प्रकार हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसे हम हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं. सो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है और वो है एक ब्रेन यानी मस्तिष्क, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ भी ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं, जितने भी प्राइमरी काम होते हैं वो सारे के सारे एसोसिएटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. सो वी विल स्टार्ट विद ब्रेन. ब्रेन को हम हिंदी में मस्तिष्क भी कहते हैं. तो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली ब्रेन इज अ gooey काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ये एक बहुत ही स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है. आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो इट विल स्लिप. एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंटीरियर मतलब फ्रंट का जो पोर्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसे हम ब्रेन कहते हैं. और ब्रेन जो है एक स्केलेटल काइंड ऑफ शेप में कवर्ड होती है जिसे हम क्रेनियल कैविटी या क्रेनियम स्कल भी कहते हैं. आपने देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन दृश्य होता है. खोपड़ी, इसे साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं. तो ये क्रेनियल कैविटी या क्रेनियम में सेफ रहता है, उसमें ये लाई करता है. एंड बिलो द क्रेनियम there is a layer called meninges. Now this meninges membrane has 3 layers. The outermost layer is dura mater, the middle layer is arachnoid, the innermost layer is pia mater. So these 3 layer constitute meninges. ये बहुत ही important term है friends. It can also be asked in the preliminary examination और 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत ही important अब ऑटोमेटिकली बन जाता है. तो meninges एक मेम्ब्रेन होती है जो क्रेनियल कैविटी के नीचे लाई करती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. जो मेनिंजिस लेयर में जो 2 लेयर होती हैं एरेक्नॉइड और पायामेटर, इनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करने का काम करती है सो दैट द ब्रेन डज नॉट गेट डैमेज इन केस ऑफ अ क्रेनियल फ्रैक्चर और any injury which is obtained from the outer environment. Now we will study the parts of brain. Brain को जब हम पढ़ते हैं तो systematic study के लिए, since it is such a complicated part that we have to divide into 3 parts so that we can systematically study it. तो इसे हम देखते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड करके. फोर ब्रेन को आप देख सकते हैं प्रमस्तिष्क कहा जाता है, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन को अनुमस्तिष्क कहते हैं. फोर ब्रेन भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. इसमें भी हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं. पहला है ऑल्फैक्टरी बल्ब, दूसरा है सेरिब्रम और तीसरा है डायेंसिफिलॉन. मिड ब्रेन को हम मिड ब्रेन की तरह ही पढ़ेंगे और हाइंड ब्रेन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहला है सेरिबेलम, डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ
cerebrum is the part of forebrain, whereas cerebellum is the part of hindbrain. पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीन चीजें मिलाकर हाइंड ब्रेन कंस्टिट्यूट करते हैं. So we will study them one by one. Now let's begin. So in this diagram, in this image, you can see which part is called as the forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain जो है वो आपको दिख रहा है. इंटीरियर पार्ट जो है, जो आगे का पार्ट है, उसको फोरब्रेन कह रहे हैं, और जो फोरब्रेन और हाइंडब्रेन के बीच का जो पार्ट है उसे हम मिडब्रेन कहते हैं. Now we will start with फोरब्रेन. फोरब्रेन को हिंदी में परामस्तिष्क कहते हैं, और फोरब्रेन के तीन पार्ट हमें पता है कौन कौन से हैं. तो जो पहला पार्ट है वो है ऑल्फैक्टरी बल्ब. ऑल्फैक्टरी बल्ब ये फोरब्रेन के अगले हिस्से में पाया जाता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल. नाउ वी विल स्टडी द सेरिब्रम. सेरिब्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ ब्रेन. को आप देख सकते हैं दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, और जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं वो एक नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं. तो आपने ये जो ब्रेन का जो सबसे जनरल पिक्चर, जब कोई ब्रेन हमें बोलता है, तो जो हमारे माइंड में जो सबसे जनरल पिक्चर आती है वो एक आती है कि दो हेमिस्फीयर ज्वाइंट हैं. तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, ये दोनों की दोनों हेमिस्फीयर सेरिब्रम कहलाते हैं. सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन दैट सेंस. एंड जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में कॉर्पस कोलेसम से, जो कि नर्व फाइबर्स हैं. ईच हेमिस्फीयर हैज 4 लोब्स. तो आप देख सकते हैं हर हेमिस्फीयर में, मैंने डायग्राम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास भी किया है कि हर हेमिस्फीयर में 4 लोब्स हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेंसरी फंक्शंस. तो आप समझेंगे कि सिर्फ 4 लोब्स नहीं होती हैं, हर हेमिस्फीयर में 4 लोब होती है. तो टोटल ब्रेन में, टोटल सेरिब्रम में आपको 8 ऐसी लोब्स मिल जाएंगी. ठीक है, ये 4 लोब कौन कौन सी होती हैं वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ब्रेन को, तो हमें एक जनरल आइडिया लेना पड़ता है कि किस प्रकार से ब्रेन फंक्शन करता है. इसीलिए द 4 लोब्स आर द फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड द ऑक्सीपिटल लोब. तो सिंस दे आर एसोसिएटेड विद द सेंसरी फंक्शंस, तो जो फ्रंटल लोब है ये आपकी थिंकिंग और प्लानिंग से एसोसिएट करता है. जो ऑक्सीपिटल लोब है वो आपके विजन से, और जो टेम्पोरल लोब है वो आपकी मेमोरी से एसोसिएट करता है. अलग अलग रंग में इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया क्या है. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, आप अगर याद रख सकते हैं इन 4 नामों को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आप फैच कर पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इस डायग्राम में ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे फोल्ड्स हैं जो जनरली भी हम ब्रेन से एसोसिएट करते हैं. उन फोल्ड्स को एक नाम दिया गया है गायरी. So these folds are there in the brain. ये हमारे सेरिब्रम में इसीलिए होते हैं so that they are able to increase the surface area of the brain. अब there are researches, ये important इसीलिए है कि there are researches कि जिस ब्रेन में जितनी ज़्यादा गायरी या फोल्ड्स होंगी, उस ब्रेन से उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंस को हम एसोसिएट कर सकते हैं. तो हम यह भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोल्ड है उतना इंटेलिजेंट वो आदमी है. Now what is the function of cerebrum? So you can see it has sensory areas, these lobes that receives impulses from receptors, and then the motor areas are there in the cerebrum which transmit the impulse to the effector. तो जो cerebrum का part है वो impulses को receive कर रहा है, उनके sensory areas impulses को receive करते हैं, और जो motor areas होते हैं इनके भीतर वो इस impulse को transmit करते हैं effector organ के लिए. Now we will study diencephalon. So this is there in the forebrain and includes the thalamus and hypothalamus. You can see in the diagram. And what is the function of this part? Diencephalon का function क्या होता है? Diencephalon का function होता है control and coordinate functions like body temperature, thirst. तो ये जो फंक्शन होते हैं जो कि इनवॉलेंटरी होते हैं कुछ हद तक, जैसे आपको गर्मी महसूस होती है, सर्दी महसूस होती है, आपको भूख प्यास महसूस होती है, इन सब चीज़ों से एसोसिएट करता है डायंसेफेलॉन. नाउ वी विल स्टडी मिड ब्रेन. मिड ब्रेन को हम मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं. वही डायग्राम हमारे सामने फिर से आ गया है. आप हाइपोथैलेमस और थैलेमस और मिड ब्रेन में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. दे आर एडजेसेंटली लोकेटेड. ये आजू बाजू लोकेटेड जरूर हैं लेकिन अलग अलग हैं. जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, जबकि मिड ब्रेन को हम इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं. तो मिड ब्रेन कहाँ है आप देख सकते हैं. इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन. पॉन्स क्या होता है हम अगली स्लाइड में देखेंगे. एट द मोमेंट आप ये समझ सकते हैं कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेट करता है. सो इट ऑटोमेटिकली
becomes the area of link between the forebrain and hindbrain. ये there is nothing which we cannot comprehend. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम डिसाइफर नहीं कर सकते हो. ये लिंक एरिया की तरह काम करता है. एंड एट द सेम टाइम इसका जो फंक्शन है, इट इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ साइट. ये हमारी देखने की जो क्षमता है, जो हमारा देखने का सेंस है, ये उसके साथ एसोसिएट करता है. द नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन इज येट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इसको हम हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं. इसे हम हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं. सो व्हाट डज इट इंक्लूड? इसके 3 पार्ट्स हमने पहले देख लिया है. कि जो 3 पार्ट्स हैं वो हैं सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम जो है उसका क्या फंक्शन है, आप पहले तो इन्हें डायग्राम के माध्यम में समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है. तो आप देख सकते हैं कि जो मिड ब्रेन है उसके ठीक नीचे ये पोन्स है, ठीक है. और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है उसे हम सेरिबेलम कहते हैं. और जो पोन्स के नीचे जो एक आप देख रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के, स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स के बीच में जो एक एरिया है जो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है, उसे हम मेडुला कहते हैं या मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं. सेरिबेलम. तो सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? सेरिबेलम हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में या बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में सहायक है. और ये रेगुलेट भी करता है हमारे वेरियस मस्कुलर एक्टिविटीज लाइक रनिंग, टाइपिंग एक्सेट्रा. तो आप बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने से क्या समझते हैं? जो आदमी सीधा खड़ा होता है बिना हिले डुले, बिना बहके, ये उस पोस्चर को मेंटेन करने में या सीधा खड़ा होने में या सीधा चलने में या अपराइट जो आपका पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने में जो हमारा सेरिबेलम है ये मदद करता है. और मस्कुलर एक्टिविटीज भी ये रेगुलेट करता है, जैसे कि रनिंग, टाइपिंग. अब इनका भीतर की क्या स्पेसिफिक प्रोसेस है, दिस इज नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न, सो वी विल नॉट बी स्टडिंग दैट. देन देयर इज पोन्स. पोन्स जो है इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यह होता है कि हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है. ये हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है. द थर्ड वन इज मेडुला. मेडुला आप देख सकते हैं, सिंस इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन और जस्ट बिलो द पोन्स, सो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. एंड this also plays a very important function. It regulates the heartbeat, breathing, blood pressure, sneezing etc. देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉन्स भी रेगुलेट करता है ब्रीदिंग और मेडुला भी रेगुलेट करता है. इनका जो रेगुलेट करने का तरीका हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, वो हमारे पढ़ने का सब्जेक्ट मैटर अभी नहीं है. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड. इसे हम हिंदी में मेरू, रज्जू भी कहते हैं. स्पाइनल कॉर्ड है, इट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन. तो आप समझ सकते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके नीचे से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है स्टार्ट हो जाती है और ये एक्सटेंड होती है हमारी लोअर बैक तक. लोअर बैक को हम जुम्बार रीजन भी कहते हैं. तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, इट यू कैन सी इट लाइज इन अ स्केलेटल स्ट्रक्चर. हड्डीदार स्ट्रक्चर को हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. एंड जो 3 लेयर मेम्ब्रेन यानी मेरेंजेस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता था, वही स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है. आप देख सकते हैं अब इसके फंक्शन. इसके जो फंक्शन है, इट एक्ट एज अ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन. तो जो ब्रेन की तरफ इम्पल्सेस जा रहे हैं और जो ब्रेन से इम्पल्सेस आ रहे हैं उसको कैरी करने के लिए एक पाथवे की तरह एक्ट करता है. ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है. एट द सेम टाइम इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपके स्पॉन्टेनियस एक्शन. जैसे कि आप कुछ गर्म चीज को छू लेंगे तो तुरंत आपका हाथ पीछे हट जाता है. तो उस केस में जो इम्पल्सेस होती हैं वो आपके ब्रेन तक जाके वहां प्रोसेस होके दोबारा वापस नहीं आती हैं, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, वहां ही प्रोसेस होकर दोबारा आ जाती है, जिससे आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें. और इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस या स्पॉन्टेनियस एक्शन. स्पाइनल कॉर्ड में अब रिफ्लेक्स एक्शन में आपको समझा ही चुका हूं. इट इज बेसिकली इनवॉलंटरली एंड इंस्टेंटेनियस मूवमेंट टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई. स्पेसिफिक स्टिमुलाई, व्हाट डज इट मीन? स्पेसिफिक स्टिमुलाई हो सकता है कि आपने अपने हाथ में किसी नेल को या किसी कांटे को छू लिया हो जिससे आपको चुभन महसूस हो रही हो, तो तुरंत आप अपना हाथ पीछे लेंगे. एट द सेम टाइम आप अगर किसी गर्म बर्तन को छू लेंगे तो तुरंत आप अपना हाथ पीछे लेंगे. तो ये जो गर्म बर्तन है या ये जो नेल है इसे हम स्पेसिफिक स्टिमुलाई कहेंगे. और ये जो पूरा एक्ट है जहां पर आप एक गर्म बर्तन को छू रहे हैं और अब तुरंत अपना हाथ पीछे ले रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. और जो पाथवे यूज करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में न्यूरॉन्स, जो इम्पल्सेस ट्रांसफर करने के लिए न्यूरॉन्स पाथवे यूज करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. ये एग्जाम्पल में इसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में जो रिसेप्टर्स हैं, स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, वो सेंस करते हैं कि बर्तन गर्म है. तुरंत वो इंफॉर्मेशन जो है
स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसमिट होती है, और स्पाइनल कॉर्ड में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूरॉन होता है, रिले न्यूरॉन, जो वहां पर सारी प्रोसेसिंग करने के बाद तुरंत जो इफेक्टर ऑर्गन है यानी कि आपके हाथ है उसके अंदर जो मसल्स हैं उसे ऑर्डर करता है कि अपना हाथ हटा दीजिए, और ये इतने जल्दी होता है, इट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हम हिंदी में परिधीय तंत्रिका यंत्र भी कहते हैं। तो बेसिकली आप इस इमेज में देख सकते हैं बहुत सारी नसें आपको दिख रही होंगी। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये नर्व्स से बना हुआ होता है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ नर्व्स, and these nerves originate from central nervous system and connect either to the receptor or effector organ। ये जो नर्व्स हैं, ये जो नसें हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, वहां से शुरू होती हैं, और या तो ये रिसेप्टर या इफेक्टर ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं। अब रिसेप्टर और इफेक्टर ऑर्गन वैसे तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, बट टू रिमूव ऑल डाउट्स, रिसेप्टर का मतलब होता है एक सेंस ऑर्गन, ठीक है, और इफेक्टर का मतलब होता है कोई मसल, जैसे कि हमने अपने पिछले रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल में लिया। आपके हाथ में जो स्किन होती है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, और इसे ही हम रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, जो सेंस ऑर्गन है, क्योंकि स्किन इज अ सेंस ऑर्गन। और जो आपके हाथ में मसल्स होती हैं, जो आपके आर्म में मसल्स होती हैं, उसे हम इफेक्टर कहते हैं, इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्व्स क्या हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उसके आधार पर हम इन्हें दो प्रकार का बोल सकते हैं। पहला होता है क्रेनियल, दूसरा होता है स्पाइनल। सॉरी, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसे हम हिंदी में कपालीय तंत्रिकाएं भी कहते हैं, एंड दे अराइज फ्रॉम ब्रेन। तो देखिए, बायोलॉजी में जहां पर भी क्रेनियल शब्द का उपयोग होता है, हम उसे रिलेट करते हैं, हम उसे एसोसिएट करते हैं ब्रेन से। एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल, तो इसे हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं। तो आप इसको नाम से समझ सकते हैं कि ये अराइज कर रही होंगी स्पाइनल कॉर्ड से। So on the basis of origin, they are divided into two parts: the cranial, which arise from brain, and the spinal nerves, which arise from spinal cord. And on the basis of function, these nerves are again divided into two parts. So what are they? The afferent fibers or the efferent fibers? देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वर्ड को हम आगे भी कई जगह पर यूज करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर समझाना महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ समझना महत्वपूर्ण है। एफरेंट फाइबर्स, जो एफरेंट फाइबर्स यानी कि जो एफरेंट नर्व्स होती हैं, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो एफरेंट फाइबर्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन। तो हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि जो भी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सेस को ट्रांसफर कर रही है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सेस को पहुंचा रही है, उसे हम एफरेंट कहेंगे। और जो एफरेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए वो है फ्रॉम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोसेस्ड इम्पल्स जो है, वहां से लेकर जो इफेक्टर ऑर्गन या टिश्यू जहां तक भी उसे पहुंचा रही है, उसे हम इफरेंट फाइबर या इफरेंट फाइबर नर्व कहेंगे। मूविंग फर्दर, वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसे हम आत्मक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। देखिए, कई किताबों में इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट बताया गया है, जहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए एक ऑटोनॉमिक और एक सोमैटिक बताया गया है। तो जो ऑटोमेटिक होता है वो आप इस स्लाइड में पढ़ लेंगे कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन से उससे एसोसिएट किया जाता है, और जो सोमैटिक होता है उसे हम वॉलेंट्री एक्शंस के साथ या वॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अलग से पढ़ाया है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। So what does it do? It is basically involved in the control of impulses or the transmission of impulses from the central nervous system to the involuntary organ. What are involuntary organs? They are like your smooth muscles. हमने जब टिश्यू चैप्टर पढ़ा था एनिमल टिश्यूज, तब हमने देखा होगा जो अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं उन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। एंड स्मूथ मसल्स होती हैं वो उन लोकेशंस पर पाई जाती हैं जो कि इनवॉलेंटरी, जो ह्यूमन विल से कंट्रोल नहीं होते हैं। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, ये आपस में ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे हम पहले देखते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? देखिए, जब
कोई पोटेंशियल डेंजर आप फील करते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कभी अटैक होता है या कोई जंगली जानवर आपके पीछे पड़ जाता है या कभी आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, तो उस प्रकार का जो रिस्पॉन्स होता है उस समय जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। या तो आप उस जंगली जानवर से लड़ेंगे या तो आप पर जो अटैक कर रहा है उस व्यक्ति से आप लड़ेंगे या फ्लाइट कर जाएंगे, भाग जाएंगे, तो इट इज नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस प्रकार के रिस्पॉन्स में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो व्हाट डज इट डू? जब ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तब होता क्या है एक्चुअली, उस समय आपकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती हैं और स्ट्रॉन्गर होती हैं, आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आपकी जो एयरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, सो दैट यू आर एबल टू टेक डीप ब्रेथ, ठीक है, और आप तेज भाग सकते हैं डीप ब्रेथ लेने के बाद। एट द सेम टाइम्स ये जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है उसे इनहिबिट कर देता है, उसे रोक देता है। अब अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो इसका ठीक ऑपोजिट होता है। इट इनहिबिट्स मतलब रोकना, इट इनहिबिट्स द बॉडी फ्रॉम ओवरवर्किंग एंड रीस्टोर द बॉडी टू द नॉर्मल स्टेट, दैट इज द काम एंड कंपोज्ड स्टेट, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, जो आपकी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाता है उसे ये इनहिबिट कर देता है, उसे रोक देता है, उसे बंद कर देता है, और ये आपकी जो हार्ट बीट है उसे कम कर देती है, आपका बीपी वगैरह वो भी नॉर्मल कर देते हैं विद इन द नॉर्मल रेंज। और ये डिक्रीज द सीक्रीशन ऑफ योर स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, जो आपको पसीना वगैरह आने लगता है कभी डर के कारण, तो वो भी रोक दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम. In the next lecture, we will be studying neurons, and it is also a very important topic. So stay tuned and thank you for watching.